मैं अपने YouTube चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आगामी अगस्त में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले शिक्षकों की परीक्षा के लिए विशेष क्लास का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम समान अध्ययन के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पढ़ाई कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आज हम लोग कांग्रेस की स्थापना को देखने का काम करेंगे, जो 1885 में हुई थी। जैसा कि जानते हैं, 1857 की क्रांति के तुरंत बाद ही जो बौद्धिक वर्ग है उसने अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न संगठनों के माध्यम से एक ऐसा संगठन बनाने का प्रयास कर रहा था जो सभी भारतीयों को एक साझे मंच पर लाकर उपस्थित करे। इसी आप देखेंगे, चाहे 1876 में इंडियन एसोसिएशन हो, चाहे इंडियन लीग हो, आदि अनेक संगठन भारत में बन रहे थे। इसी संदर्भ में जो पहली बार अखिल भारतीय जो संगठन का स्थापना हुई वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में हुई। 1884 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया। इस पहले अधिवेशन में जो कुल 72 सदस्यों ने भाग लेने का काम किया और इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस एक अमेरिकी शब्द है और इसका अर्थ होता है लोगों का समूह होता है। और इस प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई और जो इस अधिवेशन का सचिव था वह एओ ह्यूम को बनाया गया। जैसा कि बताया कि कुल 72 सदस्य थे और जो सबसे ज़्यादा सदस्य थे वह बम्बई से थे और इसमें वकीलों, डॉक्टरों और इंजीनियरों की उपस्थिति थी। इसमें वकील सबसे ज़्यादा थे और इस अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पास किए गए थे। जो 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी उसको हम लोग कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था के रूप में जाना जाता है। यह आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पूर्वगामी संस्था किसको कहा जाता है, तो यह इंडियन एसोसिएशन को कहा जाता है। 1886 में जो 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक जो संस्था बनाई गई थी उसको 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया जाने का काम किया गया। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुई उस समय जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वह ग्लैडस्टोन थे। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एग्जाम में पूछेगा कि उस वक्त जो कांग्रेस स्थापित हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, या पूछा जा सकता है कि मतलब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, तो आप लॉर्ड डफरिन उत्तरित करेंगे। कांग्रेस से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। एओ ह्यूम के जो जीवनीकार हैं वह उनके मित्र विलियम बेडन वर्ग हैं। उन्होंने उनकी जीवनी को 1913 में प्रकाशित किया, जिसके आधार पर बहुत सारे इतिहासकारों ने जो कांग्रेस की स्थापना हुआ उसके संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इनमें सबसे अग्रणी लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय ने 1916 के अपने जो न्यू इंडिया के लेख में उन्होंने कहा कि यह डफरिन के दिमाग के मस्तिष्क की उसकी उपज थी। उसी तरह षड्यंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन आरसी दत्त ने किया। इनकी पुस्तक
जो भारत का आर्थिक इतिहास है वो पूछ सकता है कि जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वह किन की पुस्तक है। उसी तरह प्रकाश संवाहक का सिद्धांत का प्रतिपादक जी गोखले ने किया। कांग्रेस से संबंधित अनेक लोगों ने टिप्पणियां की हैं। जैसे लाला लाजपत राय ने कहा है कि कांग्रेस जो थी वह लॉर्ड डफरिन तत्कालीन वायसराय की मस्तिष्क की उपज थी, क्योंकि वो जो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रतिपादित किया है उसके संदर्भ में कहा जाता है कि जो उस वक्त तत्कालीन ऐसी परिस्थितियां थी जो भारत के सभी वर्गों में असंतोष था और असंतोष विद्रोह या क्रांति का रूप ले सकता था। इसीलिए जो तत्कालीन जो राजस्व और जो कृषि सचिव था जो बाद में अवकाश ग्रहण कर लिया, एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन से मिलकर एक ऐसी संस्था को सृजित किया जिसके माध्यम से भारतीय के जो असंतोष है वह बाहर आ सके। यही सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के तहत कहा गया। उसी तरह बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अगर वर्ष में एक बार टर्राएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब जानते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन होता था और 2-3 दिन अधिवेशन करते थे और जो सिर्फ है प्रस्ताव पारित कर फिर अपने अपने घर को लौट जाते थे। तो जब तक निरंतर सतत प्रयास नहीं किया जाएगा तब तक राष्ट्रीय आंदोलन कैसे प्रखर हो सकता है। इसीलिए इन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन का प्रस्ताव दिया था जिसको उदारवादी नेताओं ने अस्वीकार कर दिया था। हालांकि बाद में यही जब भारतीय कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का पदार्पण होता है तो उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित करने का काम किया। बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो लोग होते हैं वह पद के भूखे होते हैं। उसी तरह अश्विनी कुमार दत्त उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन है वह 3 दिन का तमाशा है। उसी तरह बिपिन चंद्र पाल ने कहा कांग्रेस याचना करने वाली समिति है। उसी तरह अरविंद घोष ने कहा कांग्रेस क्षय से रोग से मरने वाली संस्था है। उसी तरह तत्कालीन जो वायसराय लॉर्ड डफरिन था उसने कहा कि यह अति अल्प लोगों का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस। जैसे मद्रास, बम्बई और जो बंगाल था जो ज़्यादातर सदस्य इसके होते थे वही इसके प्रतिनिधित्व करते हैं। लॉर्ड डफरिन उसके बाद जो लॉर्ड कर्जन है उसने कहा कि कांग्रेस है अपने पतन की ओर अग्रसरित है और मैं अपने भारत रहते हुए ही उसके शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। इस तरह के प्रतिपादित की। अब हम लोग कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसको देखने का काम करेंगे। तो कांग्रेस का महत्वपूर्ण सम्मेलन इस प्रकार है। 1886 में कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन कोलकाता में आयोजित किया गया। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और डफरिन द्वारा जो गार्डन पार्टी उद्यान भोज दिया गया था और जो दादा भाई नौरोजी हैं यह कांग्रेस के प्रथम पारसी जो अध्यक्ष है। 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था और बदरुद्दीन तैयब जी इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष कौन था तो वह बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसी तरह 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था। यह प्रथम यूरोपीय या अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर कांग्रेस का प्रथम जो अंग्रेज या ईसाई या यूरोपीय अध्यक्ष कौन था तो उसका उत्तर जॉर्ज यूले होगा। और इन्होंने ने कहा था कि हम जो कांग्रेस पहले भारतीय है तब बाद में सिख, हिंदू और मुस्लिम है। 1890 में कोलकाता में जो कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया उसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया था। यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो प्रथम महिला स्नातक थी कदामनी गांगुली उसके द्वारा कांग्रेस के जो अधिवेशन है उसको संबोधित किया गया और कदामनी गांगुली कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला बनी। उसी तरह 1896 में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। रहमतुल्लाह शाह ने इसकी अध्यक्षता किया था
और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन किया गया था। बहुत बार पूछा जा चुका है कि वंदे मातरम किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, तो यह कोलकाता अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह शानी ने किया था। 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जैसा कि जानते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने अपने विभाजनकारी नीतियों के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया था। उसके विरोध में इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन का विरोध किया गया और स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन चला था बंगाल विभाजन के विरोध में, उसका इस अधिवेशन में समर्थन किया गया था। उसी तरह 1906 कोलकाता में यह अधिवेशन आयोजित किया गया। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है, विशेष है कि कांग्रेस के मंच से दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगर पूछा जाए कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो यह दयानंद सरस्वती ने किया था। लेकिन कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग अगर पूछा जाए तो इसका उत्तर दादा भाई नौरोजी होंगे। उसी तरह 1907 जिसका आयोजन सूरत में किया गया था, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था और कांग्रेस इसमें नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजित हो जाने का काम किया था। जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें स्वदेशी बहिष्कार, स्वशासन और राष्ट्रीय शिक्षा से जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उस पर मतभेद थे। इसके अतिरिक्त जो उदारवादी थे वह रास बिहारी घोष को, जबकि गर्मपंथी थे वह लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसी संदर्भ में मतभेदों के कारण उदारवाद और गर्मपंथी में विवाद हो गया और 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन हो गया, प्रथम विभाजन। 1911 कोलकाता जिसका अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने किया था और कांग्रेस के इस अधिवेशन में जन गण मन जो कि हमारा राष्ट्रगान है उसको पहली बार गाया गया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और विगत परीक्षाओं में कितने बार भी पूछा जा चुका है। उसी तरह 1916 का अधिवेशन जिसकी आयोजन लखनऊ में किया गया था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। 1916 का अधिवेशन जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया था, यह काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। आपको पूछा जा सकता है कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें उसकी अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और जो कांग्रेस के अंदर दो धाराएं थी, जो उदारवादी और नरमपंथी, वह पुनः एक हो गई, जिसमें एनी बेसेंट और तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी तरह कांग्रेस और लीग समझौता हुआ जिसके तहत जो पृथक निर्वाचन मंडल है उसको कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही भाग लिया था और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण की समस्याओं को निवृत्ति दिलाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए चंपारण के लोगों के लिए उनको आमंत्रित किया था। इसी तरह 1917 में जिसकी कोलकाता में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। यह आयरिश महिला थी जो बाद में 1916 में होम रूल आंदोलन चलाई थी भारत में और आयरलैंड से आकर यहाँ राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी निभाई। और यह जो एनी बेसेंट थी यह प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा भी गया है कि जो कांग्रेस का जो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी वह कौन थी, तो यह एनी बेसेंट थी। उसी तरह 1919 में जो कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी और इस अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव थे उसको कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया था। इस प्रस्ताव को स्वयं गांधी ने प्रस्तुत किया था और जो बिपिन चंद्र पाल और चित्तरंजन दास ने इसका विरोध किया था इस प्रस्ताव को। फिर 1920 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया, यह नागपुर में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता विजय रघुवाचारी ने किया था
और असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, यहाँ इसको नागपुर अधिवेशन में वीरगवाचारी की अध्यक्षता में इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया। और यह प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने, जिनको देशबंधु भी कहा जाता है, उन्होंने स्वयं प्रस्तुत किया था। 1924 का अधिवेशन कांग्रेस का यह बेलगाम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करने का काम किया था। आपसे पूछ सकता है कि जो कौन ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, तो यह बेलगाम अधिवेशन था। या कभी कभी पूछता है कि यह बेलगाम कहाँ था, तो यह कर्नाटक में था। 1925 में कानपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, उसके अध्यक्षा यह सरोजिनी नायडू थी। और आपसे पूछ सकता है कि जो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष वो कौन थी, तो वह सरोजिनी नायडू थी। और इसी अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता कांग्रेस का करने का काम किया था। अगर पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, तो यह एनी बेसेंट होगा। लेकिन अगर पूछता है कि अगर कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, तो यह सरोजिनी नायडू होगा। अगर पूछता है कि प्रथम महिला कौन थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, तो यह कदामिनी गांगुली होगा, जो कि 1890 के जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसको संबोधित करने का काम किया था। उसी तरह 1929 का जो लाहौर में अधिवेशन आयोजित हुआ वह काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसमें जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था वह पास कर दिया गया था। इसी अधिवेशन में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया। और उन्होंने झंडा फहराते हुए कहा कि एक बार झंडा फहरा दिया गया है, भारत का प्रत्येक मर्द, पुरुष, स्त्री, बच्चा, युवक यह समझ ले कि एक बार झंडा फहरा दिया गया है, इसको झुकना नहीं चाहिए। यह बीपीएससी में यह क्वेश्चन स्टेटमेंट का पूछा जा चुका है और काफ़ी संभावना है कि बीपीएससी ऐसी क्वेश्चन पूछ सकती है। 1931 यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन था। यह कराची में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसमें मूल अधिकार का प्रस्ताव था उसको पारित किया गया था। और यह प्रस्ताव स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और वल्लभ भाई पटेल ने अनुमोदित करने का काम किया था। और इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को भी अनुमोदित किया गया था। और गांधी ने इसी अधिवेशन में कहा था कि जो गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। वह कराची अधिवेशन में ही कहा था। फिर 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करने का काम किया था। और उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि भारतीय समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद में निहित है। ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो भारतीय समस्या का समाधान एकमात्र समाजवाद है, तो वह 1936 का लखनऊ अधिवेशन होगा। उसी तरह 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन था, यह काफ़ी बार पूछा है विभिन्न एग्जामों में, परीक्षाओं में, और आगे भी पूछने की काफ़ी प्रबल संभावना है। फैजपुर पश्चिम बंगाल पूछेगा कि फैजपुर में जो 1937 का अधिवेशन हुआ वह कहाँ था, पूछा भी है, तो वो पश्चिम बंगाल में था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और गांव में यह प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। 1937 से पहले जितने भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करते थे वह नगरों में, शहरों में हुआ करते थे। लेकिन 1937 का जो पहला अधिवेशन है फैजपुर पश्चिम बंगाल कोलकाता में है, जो गांव में आयोजित हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसी तरह 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। पूछता है कि फैजपुर कहाँ था, तो पूछता पश्चिम बंगाल में है फैजपुर। अब पूछा है कि हरिपुरा कहाँ है, तो यह गुजरात में है। और किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति को गठित किया गया था, तो यह हरिपुरा गुजरात होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। उसी तरह 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है, इसकी भी अध्यक्षता
सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और यह त्रिपुरी मध्य प्रदेश में एक स्थान है। पूछता है ये सब कि त्रिपुरी कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में है। और इस अधिवेशन में गांधी के जो समर्थित उम्मीदवार थे पिटाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने पराजित करने का काम किया। और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी कांग्रेस की सदस्यों की जो नियुक्ति करनी थी वह गांधी के सलाह पर करनी थी, लेकिन गांधी ने सलाह देने से इनकार कर दिया। फिर पसोपेश की स्थिति में होने पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उसने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई और उनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसी तरह 1946 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो मेरठ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जेवी कृपलानी ने किया था। और स्वतंत्रता के समय भी अध्यक्ष कौन थे, तो जेवी कृपलानी ही थे। पूछता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो यह जेवी कृपलानी थे। जैसा कि बीपीएससी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही सिर्फ लिखा है, उसमें बिहार और भारत को अलग अलग कर डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन काफ़ी संभावना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न बिहार से भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हम साथ साथ बिहार को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। अतः हम बिहार में कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुए उसको देखेंगे। जैसे कि जो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ वो बांकीपुर में 1912 में हुआ। इसकी अध्यक्षता RN मधोलकर ने किया और यह 27वां था। काफ़ी देखिए पूछ सकता है कि जो बिहार में प्रथम जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहाँ हुआ, वो बांकीपुर में हुआ। कब हुआ, 1912 में हुआ। यह कैमा कांग्रेस का अधिवेशन था, 27वां, कहीं 28वां भी लिखता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो यह RN मधोलकर ने किया था। उसी तरह जो बिहार में दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वह गया 1922 में हुआ। कहाँ हुआ, गया में हुआ। और कब हुआ, 1922 में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की, चित्तरंजन दास, उनको देशबंधु भी कहा जाता है। और जब फिर 1922 के गया अधिवेशन में जब इनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा, तो फिर इन्होंने इस्तीफा देकर स्वराज पार्टी का गठन किया। और यह कैमा अधिवेशन था, तो यह 38वां था। उसी तरह जो रामगढ़ में बिहार में तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वह तत्कालीन झारखंड था, लेकिन वह तत्कालीन जो था वह बिहार में रामगढ़ पड़ता था, लेकिन अब यह झारखंड में पड़ता है, लेकिन इसको हम बिहार में ही मानेंगे। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था और यह कैमा अधिवेशन था, 53वां था। आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, तो जो दिल्ली में 1923 में जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था और सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और 1940 से 46 तक अवधि में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो कांग्रेस का अधिवेशन हो आयोजित नहीं हो सका, इसके चलते वह सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। अतः एक बार हम पुनः जो संक्षेप में रिवाइज करने का काम करेंगे। जैसा कि जानते हैं 1884 में एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया गया था, जिसका प्रथम अधिवेशन जो गोकुलदास जो बम्बई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान में गोकुलदास तेजपाल के संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इसके जो सचिव थे वह एओ ह्यूम था। एओ ह्यूम के जीवनीकार विलियम बेरेनबर्ग है जो उनके मित्र भी थे। फिर इसमें 72 सदस्यों ने भाग लेने का काम किया। सबसे ज़्यादा सदस्य जो महाराष्ट्र से थे और कुछ 9 प्रस्ताव पारित किए गए। 1886 में जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संस्था, उसको कांग्रेस में विलय कर दिया जाने का काम किया। और फिर जो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह आगे चलती गई। इसी तरह इसके कुछ महत्वपूर्ण जो टिप्पणियां हैं इसके संदर्भ में देखने का काम करेंगे। जैसे कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत प्रतिपादन लाला लाजपत राय ने किया था। उसके बाद प्रकाश संवाहक का सिद्धांत जी गोखले ने किया था। उसके बाद जो षड्यंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन RC दत्त ने किया था। उनकी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास। इसी तरह कुछ टिप्पणियां किए थे, जैसे लाला लाजपत राय ने या कांग्रेस के बारे में कहा था कि डफरिन की दिमाग की उपज।
अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था यह 3 दिन का तमाशा है कांग्रेस का सम्मेलन। उसी तरह विपिन चंद्र पाल ने यह याचना करने वाली संस्था कहा था। उसी तरह जो तिलक थे उन्होंने कहा था कि अगर वर्ष में एक बार मेढक पिटाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। उसी तरह डफरिन ने कहा था कि यह अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। उसी तरह करजन ने कहा था कि यह कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और मेरी इच्छा है कि भारत में रहते हुए शांतिपूर्ण दमन करने में इसका सहयोग कर मरने में सहयोग कर सकूं। अतः इसका जो अभी हम लोग PDF बनाए हैं उसको हम लोग अपने YouTube चैनल एक्सेल ट्यूटर्स पर डाउनलोड कर देंगे। हम पहले से लिख देने का काम करते हैं ताकि आपका समय और श्रम दोनों की बचत हो, इसलिए हम पहले ही लिख देते हैं और उसको विश्लेषित कर देने का काम करते हैं। अतः हमारे चैनल एक्सेल ट्यूटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करने का काम करें। धन्यवाद।